विश्व वन्य जीव दिवस पर गिर नेशनल पार्क पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन्य जीव नेशनल रेफरल जूनागढ़ की रखी आधारशिला। राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। हिमानी नरवाल मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आरोपी सचिन को दिल्ली से किया गिरफ्तार। एडीजी पुलिस ने प्रेस वार्ता कर मामले का किया खुलासा। प्रदेश में कल हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में कुल 46.5% रहा मतदान। मानेसर में सर्वाधिक और सोनीपत में सबसे कम रहा मतदान प्रतिशत। और एनडीआरआई करनाल में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2025 हुआ संपन्न। लिए गए कई नए संकल्प। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासनगिर पहुंचे। यहां उन्होंने गिर राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया, जिसे एशियाई शेरों का घर माना जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता भी की। गुजरात के सासनगिर में हुई बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के साथ शीर्ष अधिकारियों और अन्य हितधारक भी इसमें शामिल हुए। बैठक में वन्य जीव संरक्षण से हुई पहल और प्रयासों पर मंथन किया गया। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। पीएम ने वन्य जीव नेशनल रेफरल सेंटर जूनागढ़ की आधारशिला भी रखी। 16वें एशियाई शेर जनगणना 2025 पहल का भी शुभारंभ किया। पीएम ने मानव और वन्य जीवन संघर्ष प्रबंधन के लिए कोयंबटूर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत में रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या से जुड़ी रिपोर्ट जारी की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वन्य जीव दिवस पर पशु प्रेमियों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि आज विश्व वन्य जीव दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की अविश्वसनीय जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। प्रत्येक प्रजाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य की रक्षा करें। हम वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा में भारत के योगदान पर भी गर्व करते हैं। आज विश्व भर के वन्य जीव प्रेमियों के मन में ये सवाल है, जब अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या आबादी घट रही है, तो फिर भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसका उत्तर है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति और भारत के समाज में बायोडायवर्सिटी को लेकर, पर्यावरण को लेकर जो हमारा स्वाभाविक आग्रह है, और वही सफलता के अंदर छिपा हुआ है। हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानते, बल्कि दोनों के बीच कोएग्जिस्टेंस को महत्व देते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने सासनगिर से पेट्रोलिंग बाइक्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना की है। पीएम ने इको गाइड्स ट्रैकर और फील्ड स्टाफ से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। पीएम ने गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मौजूदा मंदिर के पुनर्निर्माण की शुरुआत आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा शुरू कराई गई थी। प्रधानमंत्री ने वैदिक रीति से 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग का पंचामृत अभिषेक किया। उसके बाद वस्त्र पुष्प से श्रृंगार किया। प्रधानमंत्री ने देव आदिदेव महादेव की आरती उतारी और देशवासियों के लिए आशीर्वाद मांगा।
वन एवं उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि आज विश्व वन्य जीव दिवस है। वन्य जीव का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे देवी देवताओं ने भी वन्य जीवों को ही अपना वाहन बनाया ताकि इनकी सुरक्षा व संरक्षण कर सके। हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है क्योंकि इनका दूध बच्चों के लिए फायदेमंद है और गाय का बछड़ा खेतीबाड़ी में काम आता है। वन मंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वन्य जीवों की सुरक्षा पर उनका संरक्षण करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए एक समान रूप से विकास कार्य कर रही है। भाजपा सरकार में आमजन के लिए कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन्य जीव है क्यों से देखें, हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं और जितने भी हमारे देवी देवता ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो वाहन थे वो किसी का पक्षी था, किसी का पशु था। तो यानी हमारे जो देवी देवता कहलाए उन्होंने भी इन वन्य जीवों की संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए अपना इनको एक साधन माना ताकि लोग इनकी सुरक्षा कर सके। गौ को हमारी माता कहा गया। मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में इसको माता नहीं कहा गया। इसलिए माता कहा गया कि क्योंकि ये उस जमाने में दूध देती थी, बच्चों को दूध पीने का मिलता था और यदि बछड़ा पैदा होता था तो वो खेती कर सकते थे। और खेती हमारे किसान तो हम 80% किसान है, इसलिए इसको बचाने के लिए रूप दिया कि इसका वध ना किया जाए। इसी प्रकार देवी देवताओं ने इस पशु पक्षियों को एक प्रेरणा स्रोत अपना वाहन बनाया और ये जीव कम होते चले गए। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की युवा कार्यकर्ता हिमानी नरवाल के मर्डर केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बीती रात दिल्ली में 2 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था। आरोपी का नाम सचिन है। एडीजी पुलिस के राव ने रोहतक में आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सचिन उर्फ ढिल्लू को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि हिमानी से सचिन की सोशल मीडिया पर 1 साल से जान पहचान थी। दोनों की बातचीत होती रहती थी। 28 फरवरी को दोनों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान आरोपी ने डाटा केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। सचिन ने रात 9 बजे के करीब शव को घर में रखे सूटकेस में पैक किया और उसके बाद ऑटो में सवार होकर रात को ही सांपला बस स्टैंड पहुंच गया। वहां पहुंचने पर ऑटो को छोड़कर बस स्टैंड की तरफ गया और सूटकेस को वहीं पर फेंककर फरार हो गया। हत्या के बाद आरोपी हिमानी की स्कूटी से अपने घर गया। उसके बाद वह वापस आया और हिमानी के लैपटॉप, मोबाइल और जेवरात ले गया। आरोपी ने अगले दिन एक निजी कंपनी के पास जेवरात गिरवी रख दिए थे। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहासुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहां जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहां पर फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी। इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। इससे पहले कल हिमानी की मां सविता ने दावा किया था कि हिमानी ने उसे बताया था कि वे 28 फरवरी को काठवाड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जा रही है। इसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। 1 मार्च को उसका शव सांपला के पास सूटकेस में मिला। परिजनों ने बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। प्रदेश में कल 9 नगर निगमों सहित 40 निकायों में कुल
46.5% मतदान हुआ, जो कि पिछले चुनाव के 60.4% मतदान के मुकाबले बेहद कम है। निगमों में सबसे अधिक मतदान मानेसर में 67.3% और सोनीपत में सबसे कम 28.8% रहा। नगर पालिकाओं में सबसे अधिक मतदान सिवानी में, जबकि खरखोदा में सबसे कम मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। 12 मार्च को मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा और इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। चुनावी प्रक्रिया में सामान्य, पुलिस तथा खर्च पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया। महापौर के उपचुनाव में अंबाला नगर निगम एवं सोनीपत नगर निगम में मतदाताओं में कम जोश देखने को मिला। इसी प्रकार फरीदाबाद एवं नगर निगम गुरुग्राम में मत प्रतिशत काफी कम रहा। उन्होंने बताया कि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को मतदान कराया जाएगा। कोई वोटिंग में कोई किसी तरह की गड़बड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। कुछ 2 जगहों पे जहाँ पे मेयर का उपचुनाव है महापौर के लिए, सोनीपत नगर पालिका और अंबाला नगर पालिका, 21.8 अंबाला में और 21.9 यानी लगभग 22% के करीब वोटिंग वहाँ पर हुई है। कुछ जगहों पर बहुत लोग, जो खासतौर पर छोटी नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पर लोगों में जोश ज़्यादा देखने को मिला है। विशेष तौर पे जो बड़ी 2 नगर निगम हैं हमारे फरीदाबाद और गुरुग्राम, वहाँ पर भी थोड़ा मतदाताओं का थोड़ा उतना रुझान कम नज़र आ रहा है। सब जगह पर जो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट है पुलिस ऑब्जर्वर्स की भी और जनरल ऑब्जर्वर्स जो IAS अफसर लगे हुए हैं उनकी, DCs की तरफ से, ROs की तरफ से और मीडिया के माध्यम से भी मेरे पास कहीं से कोई किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला में पूर्व बजट परामर्श बैठक कर विचार विमर्श किया। इस बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसदों और केंद्रीय मंत्री तथा विधायकों के साथ चर्चा की गई। चर्चा के पहले सत्र में सांसद और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे, जबकि दोपहर बाद प्रदेश के मंत्रियों तथा विधायकों के साथ चर्चा की गई। इस बैठक का उद्देश्य पेश होने वाले आगामी बजट को जनहितैषी बनाना और प्राप्त सुझाव पर मंथन करना है। मुख्यमंत्री ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा कर कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा के हर क्षेत्र के एक समान विकास के लिए सभी सुझावों पर चर्चा हुई। प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए दिए गए सकारात्मक सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि सभी वर्गों से सुझाव लेकर बजट बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। सभी वर्गों से बातचीत कर बजट को पूरी तरीके से जनता के अनुरूप प्रस्तुत करने को अंतिम रूप देने पर चर्चा हो रही है। मनोहर लाल जी ने एक बहुत शानदार परिपाटी का शुभारंभ किया था कि सब वर्ग के लोगों से पूछ के उनकी समस्याओं को जान के समझ के हम लोग अपने बजट में उस तरह का प्रावधान करें जिससे सब समस्याएं आसानी से सुलझ भी सके और लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। इसी कड़ी को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने आगे बढ़ाया है और बढ़ाकर उन्होंने छात्रों से, टीचरों से, किसानों से, दुकानदारों से, इंडस्ट्री के लोगों से, चार्टर्ड अकाउंट्स से, है ना, इन सब लोगों से, वकीलों से, सब लोगों के साथ उन्होंने चर्चा करके इस बजट में को और शानदार बनाने के लिए हरियाणा के लोगों के विचार के अनुसार बजट प्रस्तुत हो। तो लास्ट में अभी सब विधायक और मंत्रियों से भी इस पे चर्चा करके इस बजट को फिर अपना ओरिजिनल स्वरूप दे के जनता को जो भी आगे का प्रावधान होता है उसके अकॉर्डिंग इस पर किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री और 2 बार विधायक रहे सतपाल सांगवान का निधन हो गया है। वो लिवर कैंसर के मरीज थे, जिसके चलते कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। उन्होंने सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर चरखी दादरी के लोहारू रोड स्थित उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वर्तमान में सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान दादरी से विधायक हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके निधन पर दुख
जताते हुए कहा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी सतपाल सांगवान के दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शोक संदेश में कहा कि विधानसभा में मेरी साथी रहे और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी के निधन का समाचार सुनकर दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और परिजनों व समर्थकों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवारजनों को संबल प्रदान करे। नूंह में उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नकल रहित करवाने और आरोपियों पर कार्रवाई करने के जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, परीक्षार्थी या शिक्षा विभाग का स्टाफ नकल करवाने में शामिल मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला प्रशासन के पास उपलब्ध वीडियो और फोटो के माध्यम से भी आरोपियों की पहचान कर उन पर मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। अब तक नकल के मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक परीक्षा केंद्र अधीक्षक व 2 केंद्र सुपरवाइजर को सस्पेंड किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर नकल और बाहरी दखल रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल, इन्विजिलेटर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट व नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू की गई है। उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों से भी आग्रह किया कि वे अपने गांव के परीक्षा केंद्रों पर नकल न होने दें। एसएमसी सदस्य भी जिला प्रशासन का सहयोग करें। खड़ा पाया जाता है तो उसको एफआईआर की जाएगी और जो भी सेंटर सुपरवाइजर, इन्विजिलेटर, बच्चे भी अगर इन्वॉल्व हैं तो कानूनी कार्रवाई 2 एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और आगे भी की जाएगी। तो इसमें भी मेरी है कि बिल्कुल इसमें सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारा 0 टॉलरेंस का वो है और इसमें कोई ही कोताही और कोई ही लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और साथ में जो वीडियो के माध्यम से और जो पहले कुछ वीडियोस वायरल, उनका भी एनालिसिस किया जा रहा है। तो जो भी दोषी उसमें, जो भी वीडियो में दिख रहे हैं, उन पे भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो मैं पुनः सभी सरपंच, मौजूद व्यक्ति, सभी बच्चों, परिजनों, सभी से मैं अपील करूंगा कि इसको हल्के में ना लें और बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से हम पेपर करा रहे हैं। और चूंकि देश का भविष्य बच्चे, तो कोई भी शॉर्टकट से भविष्य नहीं बन सकता। हमारे कुछ डीएसपी और एसएचओ और हमारे जो सेंटर सुपरवाइजर और इन्विजिलेटर है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। उपायुक्त ने परीक्षार्थियों के अभिभावकों से आह्वान किया कि वे नकल करवाने जैसे मामलों में बच्चों का साथ ना दें। परीक्षा केंद्रों के आसपास ना तो स्वयं जाएं और ना ही बच्चों के मित्र व जान पहचान वालों को जाने दें। बोर्ड परीक्षाओं में किसी गड़बड़ी को रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से एक परिपत्र जारी कर परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर आने वाले सभी शिक्षकों को प्रातः 10:30 बजे तक विद्यालय परिसर छोड़ने को कहा गया है, ताकि परीक्षा के लिए स्कूल समय रहते परीक्षा अधीक्षक को उपलब्ध हो सके और वे परीक्षा की सभी तैयारियां सुनिश्चित कर सके। निदेशालय ने एहतियात बरतते हुए बोर्ड परीक्षा केंद्र वाले स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किया है। फरीदाबाद के गांव पाली में रविवार शाम गुजरात पुलिस की एसटीएफ और हरियाणा की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद स्थित मिल्कीपुर निवासी आरोपी 19 वर्षीय अब्दुल रहमान के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। गुजरात एसटीएफ गुजरात से ही आरोपी का पीछा कर रही थी। पाली गांव में पैदल जाते आरोपी को दोनों राज्यों की टीम ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान रविवार को गुजरात से किसी वाहन से यहां आया था। गुजरात एसटीएफ ने पलवल एसटीएफ को इसकी जानकारी दी। आरोपी अपने साथ हैंड ग्रेनेड किस लिए लेकर आया था, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी साझा नहीं की है। आतंकवादी आ गया, फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, तो पुलिस फोर्स काफी आई हुई है, तो पता लगा कि एक आतंकवादी पकड़ा है, उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। उसको यही है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस, तो उन्होंने यहाँ आके उसको पकड़ लिया। वो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था, पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई अपने साथ। उसके पास जो बता रहे हैं कि 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं उसके पास से, और उन्होंने फिर उसको अपने साथ वो
ले गई। यहाँ पर काफी भीड़ जमा हुई थी, पुलिस फोर्स काफी आई हुई थी, करीबन 3 घंटे चला ये कोपे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेला एवं एग्री एक्सपो 2025 साल भर की उपलब्धता के प्रदर्शन और नए संकल्पों के साथ संपन्न हो गया। इसमें एक होलेस्ट्रीन फ्रीजन गाय ने 87.7 लीटर दूध देकर अपने ही पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा, तो मुर्रा भैंस ने 28 लीटर दूध देकर दुग्ध उत्पादन की नई मिसाल पेश की। विभिन्न प्रतियोगिताओं के 113 प्रतिभागियों को 8,25,000 रुपए के नगद पुरस्कार सहित कई पुरस्कार वितरित किए गए। एनडीआरआई के निदेशक एवं कुलपति डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन के वर्ष 2030 के लक्ष्य को अभी ही पा लिया है। 2047 के लक्ष्य 600 मिलियन टन को भी आसानी से पा लिया जाएगा। 3 दिवसीय राष्ट्रीय डेयरी मेले में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व अन्य राज्यों के हजारों किसानों ने सहभागिता की। मेले का उद्देश्य किसानों व पशुपालकों को एक ही स्थान पर डेयरी विज्ञान के विकसित प्रौद्योगिकियों में तकनीक से अवगत कराना था, जिससे कि वो उनसे सीखें और ये चेन ऐसी बने कि हमारे सारे जितने भी पशुपालन जो हमारे कृषक हैं या जो हमारे भाई हैं या बहनें हैं, वो सब इसमें एक जैसे बने। और आपको पता होगा कि पहला हमारा यहाँ से हरियाणा से एक गोपाल रत्न अवार्डी थे राम सिंह जी, अभी आपको एक झज्जर से हमारे एक माता जी ने, बहन ने गोपाल रत्न अवार्ड जीता है। तो ये एक चेन है, हर समय हम चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके अपने किसान भाइयों के, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम जो है अपने फार्मर की जो आय दुगनी करें। और महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल के कुलपति डॉक्टर सुरेश कुमार मल्होत्रा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा के बाद अब किसानों की आय सुरक्षा पर कार्य करने की आवश्यकता है। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के मद्देनजर भी अनुसंधान पर कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने किसानों व पशुपालकों से आह्वान किया कि वो यहाँ से प्राप्त जानकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में फैलाएं। तो इसमें जो जैव पशु जो हमारे एक तरह का मैं ये कहूँगा विविधीकरण है, और उस तरह का जो जेनेटिक रिसोर्स है, उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि वो अपने आप में बिल्कुल अलग है और उसको संग्रह करने की जरूरत है। भारत सरकार भी उसको गो मिशन के तहत जो है उसको प्रमोट कर रही है। मेले में विजेता किसानों ने कहा कि इस तरह के मेलों से उन्हें कृषि और पशुपालन की नई तकनीक की जानकारी मिलती है। पशुपालन एक उत्तम व्यवसाय है जिसमें रोजगार की बेहद संभावनाएं मौजूद हैं। उनमें पहला इनाम मिला हमारे 4 गायों को, और 2 गायें हमारी दूसरे नंबर पे आई है। तो हर साल मेला लगना चाहिए, हम तो ये बहुत खुश हैं। 20 साल से हम कंपटीशनों में भाग लेते हैं और इनाम जीतते हैं, हर साल हमारे पशु जीतते हैं। यहाँ एनडीआरएच में मेला हर साल अवार्ड मिलते हैं। अब के भी 3 अवार्ड मिले हैं गौ माता की दया से। कहते गौ माता की सेवा करो और अपना नाम कमाओ और धन के भंडार करो। गौ माता की सेवा एक ऐसी सेवा है जो भगवान की भी सेवा है, और गौ माता की सेवा करने से नाम भी होता है और काम भी होता है और कारोबार भी बढ़ता है। पश्चिम कमान की ओर से चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से मेक टेक का 2 दिवसीय संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी ने अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते इस सेमिनार का उद्घाटन किया। इस मौके पर वेस्टर्न कमांड के GOC INC मनोज कुमार कटियार ने कहा कि तकनीक ने हमेशा से युद्धों में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब हमारी सेना में तकनीक के समावेश से हमारी सेना की ताकत और काबिलियत बढ़ रही है। अत्याधुनिक हथियार सेना में शामिल हो रहे हैं। मेक टेक से विविध हितधारकों को सहयोगी मंच प्रदान करेगा और मशीन बलों की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान को बढ़ावा देगा। टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन से लंबे समय तक लड़ाई के लिए करने में और जीतने में मददगार होगी। टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी सेना की काबिलियत कई गुना बढ़ेगी और हमारी सेना सशक्त भारत का एक मजबूत स्तंभ होगी। तो मैकटेक सेमिनार टेक्नोलॉजी का मौजूदा मैकेनाइज प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इन्फेंट्री व्हीकल्स, गन्स, आर्टी गन्स, एडी गन्स और टैंक्स
में समावेश की दिशा में एक प्रयास है। वेस्टर्न कमांड ने ये सेमिनार सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर की मदद से नियोजित किया है। इसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स के अलावा तकरीबन 40 डिफेंस इंडस्ट्री हाउसेस भी भाग ले रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के अलावा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इस दौरान सशस्त्र बलों के प्रमुख वक्ताओं, शिक्षा जगत और रक्षा उद्योग के बुद्धिजीवियों ने मैकेनाइज्ड वारफेयर के भविष्य के परिदृश्य और मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी के समावेश पर विचार साझा करेंगे। इस मौके पर रक्षा उद्योग और मैकेनाइज्ड बलों के लिए उपलब्ध विशिष्ट परिचालन और तकनीकी अवसरों को उजागर करने के लिए दुनिया भर में मैकेनाइज्ड प्लेटफॉर्म में विशिष्ट प्रौद्योगिकी का एक संग्रह भी जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में रक्षा उद्योग के 220 कर्मियों, IIT रोपड़ सहित शैक्षणिक संस्थानों के 51 प्रतिनिधि भाग लेंगे। पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक नीतियों से समावेशी विकास को गति मिली है, जिससे न सिर्फ भल्ला के लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, बल्कि असमानता को भी ऐतिहासिक रूप से कम किया गया है। प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीन ने भारत में हुए ऐतिहासिक बदलाव का जिक्र अपनी नई स्टडी में किया है, जिससे विकसित भारत का विजन सार्थक होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे देश में असमानता में कमी और अत्यधिक गरीबी को खत्म किया गया है, इसकी बानगी एक बार फिर वैश्विक पटल पर नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व कार्यकारी निदेशक और प्रख्यात अर्थशास्त्री सुरजीत एस भल्ला और करण भसीर ने अपने एक नए अध्ययन में एक ऐतिहासिक खुलासा किया है। मार्च 2025 में प्रकाशित भारत में समावेशी विकास के 4 तथ्य शीर्षक वाले इस पेपर में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2023-24 डेटा का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय प्रगति का जिक्र किया गया है। इस डेटा के मुताबिक सबसे गरीब वर्गों को सबसे अधिक लाभ मिला, साथ ही खाद्य, उपभोग वस्तुएं और स्थायी वस्तुओं की खपत बढ़ी है, जिसके चलते अत्यधिक गरीबी, जो विश्व बैंक के $1.9 PPP यानी खरीद शक्ति क्षमता गरीबी रेखा से मापी जाती है। अत्यधिक गरीबी 2011-12 में 12.2% थी, जो 2023-24 में गिरावट के साथ केवल 1% रह गई। Institutional investment should grow. It will not only be the government investment, it is a private investment which has to do. अध्ययन में खपत असमानता में दर्ज हुई ऐतिहासिक कमी का भी जिक्र किया गया है, जो 2011-12 में 37.5 से 2023-24 में 29.1 तक गिर गई। 6 दशकों के सर्वे डेटा में पहली बार असमानता में इतनी तेजी से कमी देखी गई है। बहरहाल, विश्व में तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भले ही कई मोर्चों पर चुनौतियां हो, लेकिन देश में समावेशी विकास को दर्शाती ये रिपोर्ट भारत के सुनहरे भविष्य के साथ विकसित भारत के मार्ग को प्रशस्त करती नजर आ रही है। गुरुग्राम जिले में कल अहिंसा विश्व भारती संस्था के अहिंसा भवन में नवनिर्मित विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन समारोह और संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित कई दिग्गज नेताओं और विश्व भर के संतों ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आचार्य लोकेश मुनि के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज विश्व को ऐसे प्रयास की जरूरत है जहां शांति और सद्भावना के लिए स्थान हो। हमारे देश में पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश की आज दुनिया को जरूरत है। निर्माण किया जा सकता है जहां संसाधनों का न्याय संगत वितरण संभव हो सके। देवी और सज्जनों, सतत व सर्वांगीण विकास का हमारा लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज में समरसता और सामाजिक न्याय हो। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाएं तो हम एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज भारत पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखा रहा है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, पर्यावरण संरक्षण हो या वैश्विक महामारी से लड़ने का संकल्प हो। भारत ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम किया है। भारत की वही परंपरा और संस्कृति विकसित भारत की पहचान होगी। ये वे देश है जहां भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और गुरु नानक जैसी महान आत्माओं ने जन्म लेकर समाज को सत्य, अहिंसा, सद्भाव, शांति, प्रेम, परोपकार और मानवता का उपदेश दिया। आज न केवल भारत बल्कि पूरे संसार में प्रेरणा का ये स्रोत बन चुका है। जब हिंसा, आतंक, युद्ध और संघर्ष से जूझ रही है, तब अहिंसा विश्व भारती का यह प्रयास अंधकार में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।